Students, so once again I am here, and as far as we know that last time you have read about distribution of charge over the different type of surfaces. Now this time we'll learn the property of electric fields. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी होती है उसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है, because otherwise we cannot give them a proper direction, or we can while drawing these lines we cannot justify them how we are drawing and in which direction these has to be drawn. Okay, so for that I have written here the property of electric field lines. I'm going to tell you one by one and its meaning exactly. Okay, so just pay attention over here only. Let us see the first property. There I have written the originate from positive charge and terminate at negative charge. So you have to remember the electric field lines always originate from positive charge and they terminate at negative charge. As I told you, जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम डायरेक्शन बनाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाता हुआ डायरेक्शन बनाते हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ अंदर से आता हुआ बनाते हैं. जैसा कि आप इस डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भेज रहा हूँ और नेगेटिव चार्ज उसको ट्रैप कर रहा है. ठीक है, अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टीज की समझते हैं. दीज आर द कंटिन्यूअस बट डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप. ठीक है, या क्लोज्ड कर्व भी कह सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है इसमें. इसका मतलब क्या है कि ये कभी भी सर्कल कंप्लीट नहीं करते हैं. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कभी भी सर्कल नहीं कंप्लीट करते हैं. ये जहां से भी ओरिजिनेट होती हैं इन्फिनिटी तक जाती हैं, बट दे नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप. ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह से आए और हम घूमकर उसी एक इनिशियल पॉइंट पे आ गए, ऐसा नहीं होता है. तो ये आपको याद रखना है. ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसके समझने के लिए बड़ा आसान है. आप ऐसे भी समझ सकते हैं. आप ऐसे समझ लीजिए कि ये अगर सर्किल है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाली लूप कभी भी वापस घूमकर यहाँ नहीं आएगी. मान लीजिए अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो ये स्टार्ट होने के बाद ऐसे चला जाता है, स्टार्ट होने के बाद ऐसे चला जाता है, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन चला जाता, लेकिन वापस घूम के नहीं आता. अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम. सो थर्ड प्रॉपर्टी हमने लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट और टर्मिनेट. नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग फ्रॉम अ यूनिट चार्ज इज 1 upon epsilon नॉट एंड दैट ऑफ चार्ज Q. यानी कि जहां पर भी परमिटिविटी की बात होती है, 1 upon epsilon नॉट. epsilon नॉट क्या, हमारे पास फ्री स्पेस परमिटिविटी. तो किसी भी मीडियम के थ्रू, जिस मीडियम के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वो उनको कितना परमिट कर रहा है दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, चाहे वो टर्मिनेशन पॉइंट हो चाहे वो ओरिजिनेटिंग पॉइंट हो. तो उनके बिटवीन मीडियम क्या है, एयर भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, क्लॉथ भी हो सकता है. तो डिपेंड करता है उसके बीच में मीडियम क्या है. तो उसके ऊपर वो डिपेंड करेंगी कितने हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वो एब्जॉर्ब कर लेता है मीडियम, और कितना हमारे एंड पॉइंट तक पहुंचाता है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, व्हाट इज द परमिटिविटी. ठीक है, तो ये हम पहले जान चुके हैं. नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द लाइंस. तो जिस एक एरिया से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होती हैं, दीज आर ऑलवेज हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे को कहीं से कट कर रही हो या एक दूसरे को कहीं से इफेक्ट कर रही हो. व्हाट डज इट मीन्स बाय, आई हैव मेड हियर अ डायग्राम, यू कैन सी हियर इजिली. अब देख रहे हैं कि आप ये तीनों, अगर एक सिंगल पॉइंट की बात करें तो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है. तो कहीं ना कहीं ये तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनके बीच में एक सिमिलैरिटी रहती है. तो जिसके तरीके से किसी भी एक आप अगर प्रॉपर सरफेस पे बात करेंगे, ठीक है, किसी भी सरफेस पे बात करेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं किसी भी यूनिट एरिया के थ्रू ये परपेंडिकुलर ही आपको मिलेंगी. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा. Now we talk about the next property. Here I have written electric lines of force do not intersect each other, because if these intersect each other then there will be two direction of electric field at a point of intersection, and which is not possible. Now what does this means? इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है ये स्टेटमेंट. ठीक है, तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे पहले से डायग्राम बनाया हुआ था, थोड़ा सा गंदा हो रखा है पहले से, तो हम इसको दूसरी जगह बनाते हैं यहाँ पे समझने के लिए. ठीक है, जो स्टेटमेंट हमारे पास है कौन सी,
फिफ्थ वाली स्टेटमेंट, ठीक है। तो फिफ्थ वाले स्टेटमेंट के लिए देखिए मैंने क्या बनाया, मैंने कहा एक ये लाइन है और मान लीजिए एक समय के लिए ये इंटरसेक्ट कर गई हैं। फॉर एन इंस्टेंट यू हैव टू अज्यूम दैट दीज लाइन्स ऑफ फोर्स हैव इंटरसेक्टेड, और मैं इनको दो लाइनें अलग अलग कहूंगा, ये लाइन मेरे पास ए हो जाएगी और ये लाइन बी हो जाएगी, ठीक है। सो दीज टू डिफरेंट लाइन्स आर गिवन विथ अस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो यहां पर हमारे पास एक डायरेक्शन ये हो गया, एक डायरेक्शन ये हो गया, आप देख पा रहे हैं इजीली, एक ये डायरेक्शन और एक ये वाला। अब ये जो पॉइंट ए वाली लाइन आ रही है या फिर पॉइंट बी वाली लाइन आ रही है, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो इस तरफ जा रही है ऊपर या इस तरफ। बेसिकली आप कहने को चाहें तो आप कह सकते हैं कि वो सीधे जा रही है, लेकिन इस पॉइंट पर जब दो रास्ते बन गए या दो डायरेक्शन बन गए तो आप ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि कौन सी लाइन किस तरफ जा रही है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक ही लाइन के दो डायरेक्शन हो गए जबकि लाइन एक है, ठीक है। तो एक ही लाइन के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, एक लाइन का एक ही डायरेक्शन हो सकता है। वन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ फोर्स विल हैव ओनली वन डायरेक्शन। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक लाइन के दो डायरेक्शन हो, एक लाइन एक ही डायरेक्शन पे जा सकती है। देयरफॉर वी से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एंड इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देयर विल बी द टू पॉइंट ऑफ डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल। तो जब कभी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कभी कभी आता भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, तो आप इजीली देख सकते हैं क्योंकि वहां पे दो डायरेक्शन बन जाएंगे और दो डायरेक्शन बन जाएंगे, एंड which is not possible in the case of electric field lines. ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। Okay, now we have to move on to the sixth property of this. For a set of like charges, a lateral expansion is observed in the electric field lines. तो आप ये कह लीजिए कि जब कभी भी सेट ऑफ सेम चार्जेस होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल चल रही होती हैं उनमें ज्यादा गैप होता है, ठीक है। इस वाले एग्जांपल से ही समझ लेते हैं यहाँ पर कि ये यहाँ पे जो गैप बना हुआ है इसमें, ये गैप ज्यादा आपको समझ में आएगा अगर ये सेम चार्जेस की लाइनें हैं, और अगर अपोजिट चार्जेस की होती तो ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा दे आर रिड्यूसिंग द गैप इन बिटवीन, ठीक है। एंड एज दीज आर ऑफ सेम चार्जेस दीज विल एक्सपैंड, ओके, दीज लाइंस विल एक्सपैंड। समझ में आ रहा होगा आपको, ओके। सो नाउ विल मूव टू द सेवेंथ स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट नंबर 7 says फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी चलती हैं तो पैरेलल होती हैं और इनके बीच में भी आपस में भी जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी है। आफ्टर दिस द प्रॉपर्टी नंबर 8 दे हैव गिवन अस इफ लाइन्स ऑफ फोर्स आर डेंसर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। तो जितनी जहां पर ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक जगह पर होंगी तो वो सिंपल है, वो डेंसर होंगी। जब डेंसर होंगी तो वो चीजें स्ट्रॉन्गर होंगी, क्योंकि जहां पर भी कोई चीज डेंसर होती है वहां पे थर्ड या फोर्थ थिंग इज नॉट अलाउड। जैसे कि मान लीजिए एक सीट पे अगर 5 लोग या 6 लोग बैठे हुए हैं तो फिर अगर उसमें 6 लोगों की ही कैपेसिटी है या 5 लोगों की कैपेसिटी है, ऑलरेडी उस पर 6 लोग बैठे हैं, इट इज ऑलरेडी वेरी डेंस, ठीक है। डेंस मतलब उस सीट पे जो लोग बैठे हैं दीज आर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि वो सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं। स्ट्रॉन्गर का मतलब वो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे कि नहीं ये पहले से बैठे थे, ये नहीं हटेंगे यहाँ से, उस टाइप वाली सिचुएशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जहां पर भी ज्यादा डेंसर हो जाती हैं वो सब स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं, तो तीसरा इफेक्ट उन पर जल्दी वर्क नहीं करता है। नाउ द नेक्स्ट आई हैव रिटन देयर इफ लाइंस ऑफ फोर्स आर रेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वीकर। तो ये सिंपल है, इसके जस्ट अपोजिट होगा। नाउ द 9th स्टेटमेंट इज गिवन टू अस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इन हॉलो कंडक्टर। तो अगर कोई हॉलो कंडक्टर है आपके पास, मान लीजिए कि एक सिलेंडर की बात करते हैं और वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो उसके इनसाइड अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की सोचें या समझें कि वहां पर कुछ होगा अंदर, तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज एक इलेक्ट्रिक लाइन जो सामने वाला उस पर चार्ज या फिर जो होता है उसका इफेक्ट कैंसिल कर देता है। समझने के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं, मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको समझा देता हूं। जैसे कि ये डायग्राम देख लीजिए, अब ये डायग्राम है अगर, और मान लीजिए कि ये इंटरनल पार्ट है तो ये हॉलो हो गया, ठीक है। अब अगर ये चार्ज है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये एक चार्ज है और दूसरा एक ये चार्ज है,
तो अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है, निकल रही है, और यहाँ से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है और दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। और जब ये कैंसिल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्ज की वजह से कितनी होगी, 0। ऐसे ही यहाँ पे भी सामने होंगे 0, यहाँ पर सामने होंगे 0, यहाँ पर सामने होंगे 0। तो ऐसे करके पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो स्ट्रेंथ है वो 0 हो जाता है। Now we'll move to the 10th statement, any the last statement of this. Electric field lines meet a conductor at right angle. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी होती हैं कंडक्टर के परपेंडिकुलर बनती हैं। परपेंडिकुलर बनने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये एक सिलेंडर है। अब अगर ये एक सिलेंडर है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं, ये भी परपेंडिकुलर हुआ और ये भी परपेंडिकुलर हुआ। समझ में आ रही ना बात। इस कंडक्टर से अगर आप 3D डायग्राम की तरफ देखें, मान लीजिए कि ये पेन है। अब इस पेन से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं तो मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। अब अगर यहां से कोई मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पर बनाऊंगा, थोड़ा सा इजी करता हूं मैं, आप समझ में आएगा। अगर मैं कह दूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। यहाँ से कोई चीज इसकी जाएगी तो सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगी। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी तो सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है और उसका मीनिंग क्या है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और बाकी मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ कहीं पर समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आफ्टर द कमेंट आई विल रिप्लाई टू यू और आई विल रीच अप टू यू and I'll try to solve your problem in all possible ways. Okay, so now let us move to the next topic, that is electric dipole. ठीक है, तो हमारा ये जो टॉपिक है अगला ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझना बहुत आसान है। वो इसलिए आसान है क्योंकि इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें दे रखा है वो सब कुछ पीछे के कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना है कि डाइपोल होता क्या है। तो आपने देखा होगा मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है फाइनाइट डिस्टेंस। तो इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज बनाया है जिसके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, बट इंक्लूडिंग दैट डिस्टेंस वहां पर आप ये देख पा रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी साथ में है। ठीक है ना। तो इसका बेनिफिट कैसे मिलता है और कहाँ मिलता है ये समझने की थोड़ी ज़रूरत है। और ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमको डाइपोल पढ़ना है। बहुत सिंपल है भाई। तो इसी के लिए आप देखिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस फिक्स्ड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज डाइपोल। तो ये हमारे पास डाइपोल बन जाता है। डाई मतलब टू, पोल मतलब दो कोई भी डिफरेंट पोल्स। ठीक है। और इलेक्ट्रिक इसलिए क्योंकि चार्जेस की बात हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक डाई पोल्स। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम है हमारे पास जिसमें भी दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं और ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे जाते हैं जो कि डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता होता है। तो इस सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं। बस ये आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं इनके पास सेम मैग्नीट्यूड वहां पर होता है, क्योंकि हम बेसिक बैलेंस्ड कंडीशन बनाते हैं और उसके बाद हम उसको अलग इफेक्ट से उसको अनबैलेंस्ड कंडीशन में यूटिलाइज करते हैं। याद रखिए मैंने क्या कहा आपसे कि बेसिकली जो दोनों चार्जेस होते हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट हम क्या करते हैं, हम उसको इस तरह से जस्टिफाई करते हैं या इस तरह से हम उसको अपने एक सिस्टम में रखते हैं जिससे कि हम उसका यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, जो कि मैं आपको भी फर्दर आगे बताऊंगा। अच्छा, हम डाइपोल्स को बेसिकली देखते कहाँ पे हैं, वो हम अपने केमिकल कंपाउंड्स में देखते हैं। वो आपने पढ़े भी होंगे जूनियर क्लासेस में, लाइक HCl। तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। तो ये क्या है, आपके पास दो अलग अलग पोल्स हैं और इनके बीच में एक पर्टिकुलर रेडियस फिक्स होती है जिसको हम फाइनाइट डिस्टेंस कहते हैं। वैसे ही H2SO4 है जिसको आप समझ पाते हैं इजिली, है ना। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं हमारे पास। नाउ विल टॉक अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये कैसे इफेक्टिव होता है और कितना इफेक्टिव होता है इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप देख पा रहे हैं मैंने फिर से एक डायग्राम बनाया हुआ है। उस डायग्राम में मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाया है। ऊपर की तरफ मैंने सारे डायरेक्शन को पॉजिटिव शो कर रखा है, नीचे की तरफ मैंने सारे डायरेक्शन को नेगेटिव शो कर रखा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया है और उसके बाद मैंने देखा है कि इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है। फोर्स कैसे लग रहा है ये भी समझना बहुत आसान है। आप पॉजिटिव वाले चार्ज को देखिए ध्यान से थोड़ा सा। तो ये नेगेटिव की तरफ क्या होगा, सिंपल अट्रैक्ट होगा। और नेगेटिव वाला चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा,
पॉजिटिव वाले की तरफ। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव की तरफ। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, मैंने लिखा F इज इक्वल्स टू क्यू ई, जो भी लगेगा बट F इज इक्वल्स टू क्यू ई, बेसिक फॉर्मूला यही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज है और उसके बीच में फोर्स का जो फॉर्मूला कोरिलेशन बनता है वो क्या है, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। ठीक है, तो एक डायपोल मोमेंट को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, हम इसको एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद हम इसको क्या करते हैं, अनबैलेंस्ड पोजीशन में रखते हैं। यानी कि ऐसा नहीं करते हैं कि ये जो आपके पास नेगेटिव वाला है, ऐसा नहीं करते हैं। ये देखिए इधर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नेगेटिव वाले को सीधा पॉजिटिव की तरफ रख देते हैं और ये पॉजिटिव वाले को सीधा नेगेटिव की तरफ। अगर आप ऐसे रख देंगे तो ये जीरो एंगल पे बनेगा और जीरो एंगल पे बनने के बाद इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जिस पोजीशन में अभी ये रखा है ये अनबैलेंस्ड पोजीशन है, ठीक है ना। तो अनबैलेंस्ड पोजीशन में ये वर्क करता है। कैसे करता है, टॉर्क की तरह बिहेव करता है। टॉर्क क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, टॉर्क इक्वल्स टू F इंटू आर। राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है टॉर्क। टॉर्क वैसे इस सिंबल को मैं टाउ बोलता हूँ क्योंकि ये टाउ ही प्रोनाउंसिएशन इस सिंबल का होता है, बाकी मैं टॉर्क कह रहा हूँ क्योंकि बेसिक जो टर्म होता है टोटल उसको हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज टॉर्क। यानी कोई भी बॉडी अगर अपने एक स्टेबल पॉइंट पर घूमती है तो हम उसको कहते हैं कि नाउ दिस बॉडी इज प्रोड्यूसिंग टॉर्क। ठीक है, तो डायपोल कहीं सिस्टम से बाहर तो चला नहीं जाएगा, घूमेगा तो उसी सिस्टम के अंदर, यानी कि वो भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क। तो वैसे ही टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो आर है इसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू नोन एज टॉर्क एंड रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। ये जो सिंबल बना हुआ है इसको हम टाउ पढ़ते हैं, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए मैंने उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है टाउ इज इक्वल्स टू नॉट टाउ, दिस इज E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। वो मैंने पीछे का रिलेशन लिखा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन लिखा हुआ है, थोड़ा सा गंदा हो गया था, आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा इसलिए मैं इसको क्लियर लिख देता हूं। E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, ये हमारे पास बेसिक रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन को अगर हम यहाँ पे पुट करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, यानी F की जगह वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, QE। समझ में आ रही ना बात, QE। तो उस जगह पे आप उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप उस वैल्यू को पुट करते हैं तो QER हो जाएगा आपके पास बेसिक रिलेशन। ओके, एंड फर्दर इट कैन बी यूटिलाइज्ड, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप इसको बैलेंस्ड वे में वैल्यूज को पुट करके फाइनली कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कर सकते हैं। वो खैर अलग की बात होगी, लेकिन आगे की बात करते हैं। आगे की बात यह है कि ये कैसे इफेक्टिव है। तो इफेक्टिव ये कैसे होगा और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, हम इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने कहा है यहाँ पे देखिए, यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, ये देखिएगा बहुत ध्यान से। अगर इस F का हम रिलेशन निकालें तो हमारे पास क्या बन सकता है, E इंटू क्यू, और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, टाउ इज इक्वल्स टू क्यू ई इंटू आर। वही मैंने लिखा हुआ है, ये मत समझिएगा मैंने अपॉन नहीं लगाया है, ये जस्ट पेन लगा हुआ है, ठीक है, सिंपल। लेकिन बेसिक समझने के लिए टाउ इज इक्वल्स टू क्यू ई आर बना हुआ है रिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कह देता हूं कि यहाँ पे चार्ज का रिलेशन जो है वो हाफ हाफ हो जाता है। अगर चार्ज की वैल्यू और मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि हाफ हो जाए तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा टॉर्क पे, तो आपके पास जो इफेक्ट पड़ेगा दैट इफेक्ट विल बी हाफ क्यू। याद रखिएगा एक ही क्यू काउंट होता है यहाँ पे, ये जो 1/4 है ये मत समझिएगा कि मैंने 2 क्यू की वजह से लिखा हुआ है, क्योंकि अगर 2 क्यू होते तो यहाँ पे ये क्यू स्क्वायर होता, जबकि यहाँ पे मैंने सिर्फ क्यू लिखा हुआ है। तो ये जो आधे आधा मैग्नीट्यूड है इनका, यानी कि अगर मैं दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड हाफ कर दूं तो एक हाफ यहां से मैं निकाल के बाहर ले आऊं, और एक ये जो डिस्टेंस वाला हाफ है इसको मैं लेके आया हूं। तो एक हाफ चार्ज वाला वो और एक हाफ डिस्टेंस वाला ये, दोनों को मिला के 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया। और क्यू ई आर यानी किन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, ये डिस्टेंस वाले फैक्टर पर और चार्ज वाले फैक्टर पर। इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले की तरह सेम है। ऐसे एग्जांपल एक और मान लेते हैं, अगर मान लीजिए कि हम चार्ज की वैल्यू दोगुनी कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चार्ज की वैल्यू अगर हम दोगुनी कर दें तो क्या बनेगा, इसको 2Q हम कह सकते हैं इसको,
2q कह सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से मान लीजिए वही है, इसीलिए मैंने साथ में ई लिख दिया है वहां पे। पक्के ऐसा नहीं कि स्पेशली आप वहां पर लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है दोनों जगह, दोनों चार्जेस पर, इसलिए मैंने साथ में ई लगा दिया है। और उनका जो डिस्टेंस है उसको मैंने 2r कर दिया है। तो उसी के साथ आप देख सकते हैं फिर से मैंने क्या किया है, 2QE इंटू 2r मैंने किया है, जिसको मैंने लिखा है 4QER। तो ई सब में कॉमन है, तो ये इफेक्ट किस पे पड़ रहा है और किन किन बेसिस पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, टॉर्क पे इफेक्ट करने के लिए या तो उसके डिस्टेंस में चेंज हो बिटवीन द चार्जेस, और अदरवाइज उसका जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड में कुछ ना कुछ चेंजेस हो या डिफरेंस हो, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद फर्दर जो मैंने लिखा हुआ है इसको समझ लीजिए थोड़ा, इसको बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट। अभी तक हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे एक टर्म जिसे दैट इज डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, ये समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने लिखा हुआ है, इन ऑल 3 केसेस वी आर एबल टू सी ई इज सेम इन ऑल, so therefore we are able to see that the rest of the two factors q and distance between the charges are effects। ये मैंने ऊपर वाले स्टेटमेंट के लिए लिखा था, डाइपोल मोमेंट के लिए मैं नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, therefore another term comes in the existence is called dipole moment which is p equals to 2ql and it is the vector quantity। तो ये टर्म कहाँ से बन के आया है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इसके लिए मैंने अलग से एक डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक तरफ नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में रखा है पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा क्यों करते हैं इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे पास जो बेसिक कार्टेशियन प्लेन होता है, यानी कि मैथमेटिक्स में जो आपने ग्राफ का पेपर देखा होता है, तो वो जो हमारे पास ग्राफ पेपर होता है वो लेफ्ट साइड में हमेशा हम नेगेटिव काउंट करते हैं और राइट साइड में हमेशा हम पॉजिटिव करते हैं काउंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जब कभी भी आप डाइपोल मोमेंट बनाइएगा तो इस बात को याद रखिएगा कि किसी भी डाइपोल को बनाने के लिए आप नेगेटिव साइड में हमेशा नेगेटिव चार्ज लेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड में, और राइट साइड विच इज ऑलरेडी पॉजिटिव साइड ऑफ द बेसिस ऑफ द कार्टेशियन प्लेन, तो आप हमेशा जब भी चार्ज लेंगे पॉजिटिव वाला तो राइट साइड में लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, तो कभी गलती नहीं होगी आपसे किसी भी डेरिवेशन में। अगर आप इसको भूल जाते हैं तो आपसे गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो उसी के साथ देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब डाइपोल मोमेंट की बात आती है, मोमेंट मतलब किसी भी चीज में मोशन करना या किसी भी चीज में कोई भी एक्चुअल पोजीशन से चेंज लाना। तो उसके लिए मैंने मान लीजिए कि एक सेंटर पॉइंट क्या ओ कह दिया है, जिसके लिए मैंने इसके लिए वैल्यू क्या की है, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ओ लिख भी देता हूँ, ठीक है, वैसे मैंने लिखा हुआ नहीं था, तो मैंने यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, सेंटर पॉइंट है। मान लीजिए कि एल डिस्टेंस राइट हैंड साइड पे भी उतना ही है और एल डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड पे भी उतना ही है। तो ये डाइपोल का मोमेंट यानी मूव कैसे करेगा, तो उसके लिए एक्चुअल वैल्यू क्या बनती है, तो उसके लिए हमने एक नया फॉर्मूला निकाला और जिसको हमने कहा P इज इक्वल टू 2QL, यानी कि 2Q, ये जो Q है वो सिंपल एक है Q मैग्नीट्यूड वाला, और जो L है वो 2L है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो 2 लगा हुआ है वो चार्ज का नहीं है, चार्ज का हमने सिंगल मैग्नीट्यूड ले रखा है विच इज Q, और जो ये 2 लगा हुआ है वो L का है, L और फिर दूसरा वाला L, दोनों लेंथ को अगर आप ऐड करेंगे तो वो 2L हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इसको लिखा है 2QL। तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट की बात करता है। तो ये किन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपको समझ में आ गया होगा, एक तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है ना, जो कि हमने ऊपर बात की थी। वो डाइपोल क्या था, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल से डाइपोल मोमेंट कैसे बना आपको समझ में आ गया होगा। पीछे वाले फॉर्मूले में मैंने प्रूफ किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रिलेशन नहीं बनता है, तो इसकी वजह से ही यहाँ पे एक नया टर्म निकल के आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का ऑलरेडी डायरेक्शन हो ही जाता है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे मोमेंट की बात करेंगे तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में उसको किस चार्ज के अलॉन्ग रखें जिससे कि इसमें मोमेंट प्रोड्यूस हो, ठीक है। अदरवाइज अगर हम डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है उसमें मोमेंट प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ये और टॉपिक है आज का, और साथ में कुछ और भी टॉपिक्स की बात करेंगे। आज हम वीडियो को थोड़ा लंबा लेके जाएंगे जिससे कि आप थोड़ा ज्यादा समझ पाए और अच्छा समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आप समझ लीजिए कि जो हमने अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है उसके कुछ केसेस में पढ़ लेता हूं
कि अगर मान लीजिए एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन का मतलब होता है कि सेम एक्सिस पे अगर हम किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज की इफेक्टिव वैल्यू निकालें तो उसको हम कहते हैं एक्सियल लाइन। समझने के लिए मैं इसको थोड़ा जस्टिफाई करता हूं आपको, डायग्राम को, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, मेरे लिए सारी चीजें आसान है बिकॉज आई एम टीचिंग सो लॉन्गर। आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती हैं बिकॉज you are learning at a first time, but I hope so if you see this video number of times मतलब 2 बार 3 बार आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं और इसका मतलब क्या है। डायग्राम को समझ लीजिए, खेल यहीं खत्म हो जाएगा और यही जरूरी है। ठीक है, ओके। तो डायग्राम समझना बहुत जरूरी है फिजिक्स में। अगर डायग्राम आपको नहीं आता है तो फिर खेल बढ़ जाता है और उसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अगर आप कहीं पे क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको पता है कि सामने वाले बॉलर की बॉल कैसी आएगी और कहां पर आएगी, तो बस ठीक है, फिर तो आपके रन पक्के हैं। तो यहां भी रन पक्के करते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा ध्यान से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक पॉजिटिव चार्ज है उसको हम राइट हैंड साइड पे बनाते हैं और नेगेटिव चार्ज को लेफ्ट हैंड साइड पे बनाते हैं। और सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पे कोई भी ओ मान लिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड है, अब हमको समझ में आ चुका है, हम पढ़ चुके हैं पहले से ये। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को मैंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड पे बनाते हैं, वो मैंने बना रखा है। पॉजिटिव चार्ज को राइट हैंड साइड पे बनाते हैं, वो मैंने बना रखा है। और एक पॉइंट पी मैंने कहा था एक्सिस पे, यानी सेम एक्सिस पे। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कहूं तो उसी एक्सिस पे ये पी वाला पॉइंट भी तो बना हुआ है, ये भी तो एक्स एक्सिस ही कहलाएगी ना। तो सेम एक्सिस पर किसी भी एक पॉइंट पर किसी भी दूरी पर ले जाकर अगर आप उसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो भी है, तो उसको आप एक्सियल लाइन पे ही कहेंगे। सेम एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे किसी भी वैल्यू को निकालना कुछ दूरी पर, उसको हम कहते हैं एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो जो पॉइंट पी है यहाँ पे ये एक्सियल पॉइंट है, क्योंकि अगर हम इसको एक्स एक्सिस कहें तो ये तीनों एक ही एक्सिस पे हैं। ठीक है, तो ये हो गई एक्सियल लाइन। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। फिर आप देख सकते हैं कि मैंने सेंटर पॉइंट से पॉइंट पी तक एक डिस्टेंस नीचे बना रखा है जिसको मैंने आर से रिप्रेजेंट कर रखा है इसी डायग्राम में। वो क्यों कर रखा है वो आपको डेरिवेशन और डायग्राम के हिसाब से समझ में आएगा, क्योंकि जो हमारे दोनों चार्जेस हैं उनका बेसिक इफेक्ट जो है पहले हम सेंटर से काउंट करते हैं और फिर पॉइंट पी तक ही काउंट करेंगे। समझते रहिएगा बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि सेंटर पॉइंट पे किसी भी चार्ज का इफेक्ट पहले कंसिडरेबल होता है जो कि उन दोनों के आपस में होता है, और उसके बाद किसी भी थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। ओके, और इन दोनों के बीच में जो चार्जेस है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है वो आपको पहले से पता है, L + L 2L। ठीक है, तो डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आपको बताता हूं, एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें किसी भी डायग्राम में एजम्पशन नहीं लिखा है। एजम्पशन क्या होता है वो आपको पता होगा क्लास 11 से, बाकी फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जब कभी भी आप किसी डेरिवेशन को करते हैं उसके पहले आपने डायग्राम में किन वैल्यू को क्या क्या अज्यूम कर रखा है वो आपको स्टेटमेंट के तौर पे लिखना पड़ता है। मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते समय, नोट्स बनाते समय वो लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखते हैं देन सम टाइम इट गेट कम्स टू दैट यू मे लूज योर मार्क्स इन कमिंग एग्जाम्स, सो डू नॉट डू सो, प्रैक्टिस योर एजम्पशन एज वेल। ओके, नाउ सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक। तो मैंने कहा था कि ये हमारे पास एक डाइपोल है और एक एक्सियल पॉइंट पे हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q, और उसको मैंने E1 लिख रखा है। तो कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज मान लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से मैंने उसको E1 कह दिया और पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैं उसको E2 कह लूंगा। ठीक है, और वो कहां पर हम काउंट कर रहे हैं, पॉइंट P पर। तो पॉइंट P पर अगर मैं इसको काउंट करूं तो इसको थोड़ा समझ में रखिएगा और ध्यान से देखिएगा। देखिए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैंने क्या मान रखा है इसको, पॉइंट P पर। पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने इसको क्या मान रखा है, पॉइंट P पर। तो इसके लिए अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पॉजिटिव वाले चार्ज से पॉइंट P तक कितना होगा, तो वो निकालना पड़ेगा। अब यहां से पॉजिटिव वाले चार्ज से पॉइंट P तक तो कोई डिस्टेंस हमने लिखा नहीं है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन बन सकता है, इस वाले पॉइंट से लेकर के यहाँ तक और इस वाले पॉइंट से लेकर के यहाँ तक। तो इस वाले डिस्टेंस की तो हमें कोई जरूरत नहीं है, इस वाले पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट है वो तो सीधा यहाँ पे पड़ेगा जाके ना, पॉजिटिव चार्ज का यहाँ से जो इफेक्ट है सीधा वो पॉइंट P पर जाके पड़ेगा। इसके लिए मैंने कह दिया कि अगर हम इसको R-L कर दें, ये वाला डिस्टेंस जो पीछे का है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा क्या, R-L। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो बचेगा वो R-L बचेगा, जो कि मैंने लिखा है।
कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज 1/4πε0। वहां पर Q1 Q2 काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंगल चार्ज की वजह से अगर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसलिए हमने सिर्फ Q लिखा हुआ है और अपॉन में क्या लिखा है, R माइनस L का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। इसका डायरेक्शन किस तरफ बनेगा, आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ बनती है, आउटवर्ड। समझ में आ रहा होगा ना आपको इजिली। अच्छा, उसके बाद सिमिलरली हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज Q एंड विच इज E2। तो जैसे कि आपने इसकी बात की है, वैसे ही आप इस डायग्राम को फिर से देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से हम बात करें, ये देखिए नेगेटिव चार्ज की वजह से हम बात करें और पॉइंट P पर निकालने की कोशिश करें, तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा, यहां से लेके इस वाले पॉइंट से लेके यहां तक तो R डिस्टेंस है और प्लस L डिस्टेंस और जोड़ते हैं तो इस वाले पॉइंट से एग्जैक्टली हम समझ सकते हैं कितनी दूरी इसकी कितनी है। माइनस Q से लेके P तक की दूरी कितनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, R प्लस L। ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा ना, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए मैंने R प्लस L लिख लिया हुआ है, ठीक है। सो देयरफॉर आई हैव रिटन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q, जिसको मैंने E2 कंसिडर कर रखा है, इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। मैंने यहां पर नेगेटिव या पॉजिटिव क्यों नहीं लगा रखा है, तो इसके लिए कोई आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू की वजह से मेंशन कर रखा है। और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनती है नेगेटिव वाले चार्ज के लिए, इनवर्ड, क्योंकि मैंने एरो लगा रखा है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट P पर कितनी लग रही है ड्यू टू द डायपोल। तो डायपोल की वजह से नेगेटिव वाले चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट होगी और पॉजिटिव वाले चार्ज की भी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मैंने जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ मैंने लिखा है E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। अब मैंने इसको E1 माइनस E2 की यूं ही लिखा है, इसको मैं E2 माइनस E1 क्यों नहीं लिख सकता हूँ, ये भी कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है और कई बार इसकी वजह से बच्चे गलती भी करते हैं। तो इसके लिए समझना बहुत आसान है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो वैल्यू बड़ी है और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो वैल्यू छोटी है। तो आप देख सकते हैं कि R माइनस L बड़ा है कि R प्लस L बड़ा है। एक समय के लिए मान लीजिए कि R की वैल्यू हमारे पास 5 है और L की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो R की वैल्यू 5 है, L की वैल्यू 2 है, तो पहले वाले में अगर हम नीचे माइनस करें तो कितनी वैल्यू आएगी, दैट विल बी कमिंग एज 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो पहले वाले में वैल्यू अपॉन में आएगी 3 का स्क्वायर और दूसरे वाले में वैल्यू आएगी 8 का स्क्वायर। तो मैंने आपसे क्या कहा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो वैल्यू हमेशा बड़ी होती है और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो वैल्यू हमेशा छोटी होती है। तो जिसके लिए हमने कहा E1 हमारे पास वैल्यू बड़ी है और E2 वैल्यू हमारे पास